हाय एवरीवन, सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। और आज बच्चे इस वुमेन्स डे पर मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत छोटी सी एक मोटिवेशनल एक वुमेन साइंटिस्ट की स्टोरी है और उनका नाम है रोजलिन फ्रैंकलिन। एंड आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने उनकी इस इमेज को कहीं ना कहीं अपनी एनसीईआरटी में या किसी ना किसी बुक में जरूर देखा होगा। सो बच्चे, सबसे पहले किसकी बात आती है? डीएनए की। डीएनए हम सबने नाम सुना है, राइट? सो जब हम डीएनए की बात करते हैं तो दो साइंटिस्ट का नाम हमारे दिमाग में आता है, एंड दैट इज जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था डीएनए की डिस्कवरी के लिए। लेकिन बच्चों, स्टोरी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर हम बात करेंगे रोजलिन फ्रैंकलिन की, जिनका जन्म लंदन में 1920 में हुआ था। और उस समय बच्चे सोसाइटी की सोच इस तरह की थी कि फीमेल्स का ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करना और स्पेशली एक साइंटिस्ट बनना, इस साइंटिस्ट बनने को करियर ऑप्शन चूज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन रोजलिन फ्रैंकलिन, जिनका बचपन से ही इंटरेस्ट किसमें था? साइंस में। उन्हें साइंस की फील्ड में ही कुछ करना था, उन्हें साइंटिस्ट बनना था। सो समहाउ चीज़ों से लड़ते झगड़ते वो फाइनली स्कॉलरशिप के बेसिस पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंची, जहां पर उन्होंने अपनी पीएचडी इन केमिस्ट्री को कंप्लीट किया स्कॉलरशिप बेसिस पर। और उसके बाद उन्होंने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ कोल। और उन फाइंडिंग्स के बेसिस पर बच्चे, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, सो ब्रिटिशर्स को गैस मास्क बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। और उसी टाइम पीरियड पे क्या चल रहा था? उसी टाइम पीरियड पे डीएनए के स्ट्रक्चर, कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, उन फाइंडिंग्स के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे। सो 1951 में रोजलिन फ्रैंकलिन गई किंग्स कॉलेज में। वहां जाके इन्होंने बच्चे एक्सरे टेक्निक्स को सीखा, जिनके बेसिस पर ये क्या कर सकती थी? डीएनए की अलग अलग इमेजेस को निकालना चाहती थी। और उसी टाइम पर इनके लैबमेट थे मॉरिस विल्किन। आई एम प्रिटी श्योर हम सब ने मॉरिस विल्किन का नाम सुन रखा है, इजंट इट? है ना? सो जब रोजलिन फ्रैंकलिन, क्योंकि जैसा मैंने कहा उस समय पर सोसाइटी की सोच ऐसी थी कि लोग नहीं पसंद करते थे कि एक फीमेल और स्पेशली साइंस की फील्ड में इस तरह से काम कर रही हैं, इस तरह से अपना नाम बता रही हैं। तो इन्हीं सब डिफरेंसेस के बेसिस पर मॉरिस विल्किन में और रोजलिन फ्रैंकलिन में हमेशा कोई ना कोई क्लैश रहता था। लेकिन फिर भी रोजलिन फ्रैंकलिन अपना काम करती रही। और बच्चे 1952 में उन्होंने इमेज 51, जो कि डीएनए की सबसे फेमस इमेज है बच्चे, उसे ऑब्टेन किया। और 100 घंटे लगे थे उस इमेज को ऑब्टेन करने के लिए। और उसको डिकोड करने में भी जाहिर सी बात है समय लगता। और वो चाहती थी कि वो एक एक एटम की पोजीशन को अच्छे से बता पाए। सो मॉरिस विल्किन, जो उनसे जेलस फील करते थे, उसी समय पर उन्हें पता लगा कि जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक भी, आप देख सकते हैं इन्हें भी, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये भी डीएनए के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, राइट? सो मॉरिस विल्किन ने बिना रोजलिन फ्रैंकलिन को बताए उनकी उस इमेज 51 को दे दिया किसे? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक को। और उन्होंने रोजलिन की फाइंडिंग्स के बेसिस पर ही, उन्होंने कोई बॉदर नहीं किया एक एक एटम की पोजीशन को जानना। उन्होंने इन दोनों की, इनकी फाइंडिंग के बेसिस पर ऐसे ही अलग अलग डीएनए के स्ट्रक्चर्स को सजेस्ट किया। लकीली उनमें से एक सही रहा, जिसे हम सब जानते हैं, जिसको हम बीडीएनए बुलाते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की। और इन्हीं काम के लिए तब तक रोजलिन ने भी डीएनए के पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया था, पूरा काम कर लिया था। लेकिन बच्चे, वो सारे का सारा डेटा, जैसे 1953 में, अप्रैल 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने उस डाटा को पब्लिश करवा दिया। और फाइनली वो जब मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिश हुआ एक जर्नल में, वहाँ जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक का भी काम पब्लिश हुआ, रोजलिन फ्रैंकलिन का भी। लेकिन रोजलिन फ्रैंकलिन के काम को सिर्फ और सिर्फ वॉटसन और क्रिक के लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की तरह कंसिडर किया गया। और तब तक रोजलिन फ्रैंकलिन ने अपना डीएनए का काम भी बंद कर दिया था। और बच्चे, कुछ ही सालों में उनकी डेथ भी हो गई, क्योंकि वो एक्सरे के साथ डील कर रही थी, राइट? सो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि उनकी डेथ के बाद भी, उनकी डेथ के समय भी उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हीं के काम के बेसिस पर वॉटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज मिला है। और ऐसा इतना ही नहीं, शायद अगर वो जिंदा होती उन्हें कोई और नोबेल प्राइज मिलता, क्योंकि उन्हीं के काम की फाइंडिंग्स के बेसिस पर उनके एक और कलीग को स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के लिए भी नोबेल प्राइज मिला था। सो आज इस दिन पर, वुमेन्स डे के दिन पर, याद करते हैं रोजलिन फ्रैंकलिन को, जिन्हें हम अनसंग मदर ऑफ डीएनए भी मानते हैं। सो थैंक यू सो मच। अपनी लाइफ में भी इसी तरह से अगर कुछ भी उतार चढ़ाव आए, कोई ना कोई मोटिवेशन अपनी लाइफ में रखना, हमेशा लगे रहना, राइट? जितने भी ऑड्स हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। बस अपने काम पर फोकस करते रहो, अच्छे से लगे रहो, चाहे वो कोई एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी काम हो। थैंक यू।